YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश त्रिपाठी प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला लेकर के समाजशास्त्र विषय में आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, मित्रों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज पुनः आप हमारे इस वीडियो का जो है पूरा मज़ा उठाएंगे और अच्छी से अच्छी जानकारियां लेकर के जाएंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित हो। तो चलिए, आप बने रहिए, पूरे 2 घंटे यानी 7 बजे तक आप बने रहिए और पूरे धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। आपको हर क्षण ऐसा लगेगा कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच रही है। कहने के लिए ये प्रश्न संख्या सिर्फ 1 दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन इन प्रश्नों के भीतर भी ना जाने कितने प्रश्न छिपे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लेकर के हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे और इस अगले 2 घंटे के अंदर में कम से कम 200 प्रश्नों के उत्तर आपको पुनः मिलेंगे। तो एक बार आप सभी लोग जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, चंद्रा परिवार से जुड़े हैं, आप सभी लोग एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मैंने आपसे वादा किया था जब आप संख्या बढ़ाएंगे तभी मैं आपका कमेंट भी पढ़ूंगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इस प्रश्न पर हम लोग कल चर्चा कर चुके थे, किसने कानून नैतिक एवं सामाजिक नियंत्रण के आधार पर दमनकारी और क्षतिपूर्ति मूलक में प्रभेद किया था। तो आपको याद होगा, एक विचारक है यानी एक समाजशास्त्री है जिसे हम प्रकारवादी विचारक के रूप में जानते हैं, वह विचारक है इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम के बारे में हम यह भी जानते हैं कि इन्हें पहला एकेडमिक सोशियोलॉजिस्ट होने का भी गौरव प्राप्त है। यानी आपसे एक प्रश्न यहाँ ये भी पूछा जाता है कि कौन पहला एकेडमिक समाजशास्त्री था। तो पहला एकेडमिक समाजशास्त्री यह इमाइल दुर्खीम ही था। इतना ही नहीं, इन्हें सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है या सामाजिक अभियंता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन समाजशास्त्री सोशल इंजीनियर के रूप में जाना जाता है तो उसका भी उत्तर इमाइल दुर्खीम ही होगा। इसके अतिरिक्त इन्हें तुलनात्मक समाजशास्त्र का पिता भी माना जाता है। तुलनात्मक समाजशास्त्र का पिता भी माना जाता है, फादर ऑफ कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। तो फादर ऑफ कंपैरेटिव सोशियोलॉजी की बात करें या पहले एकेडमिशियन की बात करें या सोशल इंजीनियर की बात करें, तीनों बातों का उत्तर इमाइल दुर्खीम के पास ही जाता है। अब देखिए, आपके इस पूरे प्रश्न का जो उत्तर है वो कहाँ है। इमाइल दुर्खीम ने मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात की थी, यांत्रिक और सावयवी समाज की बात की थी। किसने? इमाइल दुर्खीम ने समाज को यांत्रिक और सावयवी इन 2 भागों में बांटा था। और जो ये दोनों अलग अलग टाइप की जो सोसाइटीज़ हैं, इन दोनों ही सोसाइटीज़ में सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए यानी सोशल सॉलिडरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ क्या होता है, एक में रिप्रेसिव लॉ होता है और दूसरी में रेस्ट्रिक्टिव लॉ होता है। यानी एक में दमनकारी कानून होते हैं और दूसरे में प्रतिकारी। तो जो यांत्रिक समाज होता है उसमें दमनकारी कानून का प्रचलन होता है और यह दमनकारी कानून इस नियम पर आधारित होता है कि जैसे को तैसा, यानी खून का बदला खून।
तो ये व्यवस्था खासतौर से जो आदिम समाज होते हैं उनमें पाई जाती है। लेकिन जब ऑर्गेनिक सोसाइटी यानी स्वावयवी समाज की हम बात करते हैं, तो ये जो स्वावयवी समाज होता है इसको हम आज की मॉडर्न सोसाइटी से कंपेयर कर सकते हैं, यानी इसको हम आधुनिक समाज। और इन आधुनिक समाजों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर व्यक्तिक स्वतंत्रता तो बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होती है, जो स्वावयवी एकता होती है, वो इन समाजों को एक दूसरे से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, सामूहिक चेतना है, लेकिन यांत्रिक से जैसे ही आप स्वावयवी में आते हैं तो जो आपकी जो सामूहिक चेतना होती है उसका प्रत्यावर्तन हो जाता है और उसका स्थान वैयक्तिक चेतनाएं ले लेती हैं। लेकिन इन वैयक्तिक चेतनाओं के बावजूद जो स्वावयवी एकता होती है वह इन समाजों के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं, और इन समाजों में जिस प्रकार का कानून पाया जाता है उसको हम रेस्टिट्यूटिव लॉ या क्षतिपूर्ति मूलक समाज के रूप में, दमनकारी या प्रतिकारी के रूप में जानते हैं। दमनकारी प्रतिकारी कानून जो होते हैं ये दमनकारी इसमें पाया जाएगा, और आधुनिक में जो है प्रतिकारी, यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो रेस्टिट्यूटिव लॉ जो है यहाँ पर पाया जाता है। और इसमें जो है रिप्रेसिव लॉ, तो देखिए इसी के साथ ही आपने कितनी ढेर सारी बातें जान लिया। अब बात आती है यहाँ ग्राहम समनर की। ग्राहम समनर ने फागवेद पुस्तक लिखा। ग्राहम समनर ने समूह के कुछ स्वरूपों की चर्चा की है। आप याद करिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में ग्राहम समनर के द्वारा जो समूह का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में आप लिखिए। तो आउट ग्रुप इन ग्रुप की चर्चा उन्होंने किया था। चार्ल्स कूले, ये चार्ल्स कूले वही हैं जिन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। यानी प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा से कौन जुड़ा है? प्राथमिक समूह की अवधारणा से चार्ल्स कूले जुड़े हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सेकेंडरी ग्रुप की कॉन्सेप्ट किसने दिया? याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने द्वितीयक समूह की अवधारणा उस रूप में नहीं दिया जैसे कि हम यहाँ स्पष्ट कह देते हैं कि प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले ने दिया। यद्यपि द्वितीयक समूह की चर्चा करने वाले बहुत ढेर सारे लोग हैं, स्वयं चार्ल्स कूले ने भी कहा कि जो प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक समूहों के अतिरिक्त हैं वह ही सेकेंडरी ग्रुप हैं। एक आध बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यानी यहाँ हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? इमाइल दुर्खाइम। अब इसके पश्चात हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ से पुनः हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है? कौन समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इनका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? तो यहाँ देखिए जो चीज़ें लिखी गई हैं वो क्या है? कस्टम, फोर्स, आइडियोलॉजी और फाक बेस।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसका उल्लंघन गंभीर दंड माना जाता है। याद करिए, ग्राहम समनर ने जब फाकवेज पुस्तक लिखा था और उसी फाकवेज पुस्तक में उन्होंने संस्था के उत्पत्ति और विकास की भी बात की थी। संस्था के उत्पत्ति और विकास की भी बात की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है। और ये विचार ये जो विचार होता है यह ही जन रीतियां बनता है। और जन रीतियां क्या बनती हैं? जन रीतियां प्रथा बनती हैं और प्रथाएं रूढ़ियां बनती हैं। ठीक, रूढ़ियां बनती हैं और इन्हीं रूढ़ियों के कालांतर में, इन्हीं रूढ़ियों से कालांतर में क्या बन जाती है? संस्था का विकास संभव होता है। अब ये देखिए, किसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है, यानी इनका उल्लंघन कतई नहीं किया जा सकता है। विचार तो पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है, लेकिन जो जन रीतियां होती हैं वो क्या होता है, जब विचार, आदत और आदत से जन रीतियां, ये रहा क्रम। तो ग्राहम समनर ने संस्था के उत्पत्ति के संदर्भ में इस क्रम की चर्चा की है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है, पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है। इसके पश्चात यही विचार उस व्यक्ति विशेष में आदत का रूप धारण करता है, यानी हैबिट। और जब कोई हैबिट एक समूह के द्वारा अनुकरित किया जाने लगता है तो उसे ही फाकवेज या जन रीतियाँ कहा जाता है। तो यहाँ तक आते आते देखा जाए, यानी जन रीतियों तक पहुँचते पहुँचते इसमें सामूहिकता का गुण निहित हो जाता है। में सामूहिकता का गुण निहित हो जाता है और ये समूह के लिए कल्याणकारी मान ली जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनका उल्लंघन इतना अपराध नहीं माना जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन के सामान्य प्रक्रियाओं से ही जुड़ी होती हैं। जैसे किसी से अभिवादन करना, ये क्या है, ये जनरीति है। अगर आप नहीं भी अभिवादन करेंगे तो भी काम चल जाएगा। यद्यपि यहाँ भी नियंत्रण किया जाता है हंसी मजाक के द्वारा। इसके बाद जब कोई जनरीत यानी फाकवेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है, तब वह प्रथा का रूप धारण कर लेता है। ये विशेष अंतर है, ये प्रथा की अलग पहचान है कि यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई गुण या कोई व्यवहार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाता है तब उसे हम प्रथा या कस्टम कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब देखिए, यहाँ जब आते हैं मोड्स की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब ये प्रथाएं और आगे जाती हैं और स्थायित्व धारण कर लेती हैं, जब और स्थायित्व धारण कर लेती हैं तो समूह के कल्याण की प्रवृत्ति इनमें और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी समूह इसको अपने लिए और कल्याणकारी मानता है, और सिर्फ कल्याणकारी ही नहीं, यहीं पर उचित और अनुचित का बोध भी जुड़ जाता है। यानी अगर हम जनरीतियों को अगर हम रूढ़ियों को या मोड्स को, MORES मोड्स को अगर हम
मोर्स को अगर हम अन्य से अलग करें तो कैसे? नैतिकता का बोध, उचित अनुचित का बोध। अगर किसी भी सामूहिक व्यवहार के अंदर, अगर किसी भी सामूहिक व्यवहार के अंदर उचित अनुचित का बोध जोड़ दिया जाए और नैतिकता का हवाला दिया जाने लगे, तब समझ लीजिए कि वह क्या है? रूढ़ि है। यानी उचित अनुचित का बोध, उचित अनुचित का बोध ये जो होता है, और नैतिकता का हवाला, और नैतिकता का हवाला, इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि इनका उल्लंघन जो होता है वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। जैसे हम कपड़े किस कलर के पहने, लाल पीला हरा कुछ भी पहन सकते हैं, तो ये क्या हो सकता है? ये जनरीति हो सकती है। लेकिन यहाँ इस चंदा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपके साथ संवाद करने के लिए, अगर ऐसा हो जाए कि राजेश त्रिपाठी बिना शर्ट के चले आएँ, बिना बनियान के चले आएँ, तो आप ही कहेंगे कैसा इडियट टीचर है। ये क्या है? ये घोर नैतिकता का उल्लंघन है। और आप ही कहेंगे अरे सर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी उम्र भी हो चली है, इस तरह की कुछ आप बातें करने लगेंगे। तो यानी उचित अनुचित का भी हवाला आप देंगे, तो उस तरह से आप जानिए कि ये रूढ़ियाँ जो हैं वो गंभीर दंड की ओर इशारा करती हैं। यानी अगर आपने इनका उल्लंघन किया तो गंभीर दंड की अपेक्षा की जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इनका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? तो मैं समझता हूं कि आपकी जो कॉन्सेप्ट रही होगी वो क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं। किसने कहा है कि परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है? किसने कहा है कि परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है? तो देखिए, परिवर्तन और मूल्य, परिवर्तन और मूल्य की जहाँ तक बात है, देखिए मूल्यों की चर्चा इनमें जितने विचारक दिए गए हैं उनमें वेबर भी करते हैं और टालकट पार्सन्स भी करते हैं। कार्ल मार्क्स की बात करें, कार्ल मार्क्स ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की। कार्ल मार्क्स ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है, तो इसलिए यहाँ कार्ल मार्क्स को तो हम खारिज कर। अब बात कार्ल मार्क्स की संक्षेप में कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक हैं। कैसे हैं? भौतिकवादी या पदार्थवादी विचारक हैं, जो पदार्थ जगत को सत्य मानता है। यानी कुल मिलाकर के इनके हिसाब से जो चीज़ हमें दिखाई पड़ रही, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? पदार्थ जगत, या इसी को वह भौतिक जगत भी कहता है। अब देखिए, बचपन से हम एक गांव में भी एक हमारे बुजुर्ग लोग भी जो है एक प्रश्न हम लोगों से, बच्चों से खास तौर से पूछते थे कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? पहले मुर्गी आई या अंडा आया? तो यह विवाद बचपन में भी था, उसका सलूशन नहीं लेकर पाए थे। लेकिन यहाँ आकर के पता लगा कि जितने भी दार्शनिक या जितने भी विचारक हैं वो सभी भी इस गुत्थी में उलझे हुए थे। तो चिंतन की एक धारा थी भौतिकवादी और एक विचारधारा थी अध्यात्मवादी, अध्यात्मवादी या वैचारिक जगत से जुड़ी हुई थी। इससे वैचारिक जगत से जुड़ी हुई थी। तो एक ने कहा पहले मुर्गी आई, दूसरे ने कहा पहले अंडा आया। लेकिन सही बात तो ये थी
कि दोनों ही एक दूसरे के अस्तित्व से जुड़े हुए थे। वह प्रश्न ही कैसा था? पूर्ण प्रश्न था। दोनों यानी दोनों को ही एक ही सिक्के का दो पहलू माना जा सकता है। तो उसी तरह से हमारे जो विचारक थे, कुछ ऐसे थे जो वैचारिक जगत को महत्व देते थे और कुछ ऐसे थे जो पदार्थवादी थे, यानी भौतिक जगत को महत्वपूर्ण मानते थे। इस विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक के रूप में हीगल का नाम आप सुनते होंगे, और यहाँ इस विचारधारा के प्रतिनिधि विचारक के रूप में हम कार्ल मार्क्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए, कार्ल मार्क्स की जितनी भी विचारधाराएं हैं उन सब पर अप्रत्यक्ष रूप में हीगल का प्रभाव है। हम यह भी कह सकते हैं कि बस सिर्फ इतना ही हुआ है कि हीगल के विपरीत हीगल कहता है विचार से पदार्थ जगत की उत्पत्ति होती है। विचार से पदार्थ जगत की उत्पत्ति होती है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि पदार्थ जगत से वैचारिक जगत की उत्पत्ति होगी, यानी पहले पदार्थ जगत आएगा और फिर विचार आएगा। और इसी के आधार पर हीगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत को, हीगल के डायलेक्टिक थियरी को कार्ल मार्क्स ने भौतिकवादी द्वंद्ववाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हम कार्ल मार्क्स के बारे में सिर्फ इतना ही जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे अधिक की अभी फिलहाल यहाँ आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है अर्नाल्ड टॉयनबी की। अर्नाल्ड टॉयनबी कौन थे? तो अर्नाल्ड टॉयनबी, जब आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है, तो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जो विचारक संबंधित हैं, चक्रीय यानी साइक्लिक थियरी से, उसमें स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन, ये सभी नाम विशेष रूप से शामिल होते हैं। स्पेंगलर, टॉयनबी और सोरोकिन। तो टॉयनबी ने चुनौती और प्रत्युत्तर, चैलेंज एंड रिस्पांस थियरी की चर्चा की है और विश्व की कई सभ्यताओं की चर्चा उन्होंने किया है। कई सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। तो इस रूप में भी आप जानते रहिएगा कि टॉयनबी जो हैं वो साइक्लिक थियरी या चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अब बात जब चक्रीय की आती है तो चक्रीय के साथ ही यहीं पर रेखीय या लीनियर थियरी की भी करेंगे। चक्रीय का मतलब जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह इस रूप में होता है। लेकिन एक थियरी है लीनियर थियरी या रेखीय सिद्धांत, इसमें आम तौर पर जितने भी उद्विकासवादी विचारक हैं उन सभी को रखा जा सकता है, जैसे स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, बैकोफन, टायलर, जितने भी उद्विकासवादी विचारक हैं उन सब को इस रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत रखा जा सकता है। और यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स की भी जो थियरी थी वो किसी न किसी रूप में उद्विकासवादी विचारधारा को ही दर्शाती थी, क्योंकि उन्होंने भी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर उत्पादन प्रणालियों के जो चर्चा की थी, तो उसमें आदिम युग, दासत्व युग, सामंतवादी और पूंजीवादी युग की जो चर्चा की थी वह भी रेखीय क्रम को ही व्यक्त करता है। फिलहाल आगे हम चलते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इस मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 स्वरूपों की चर्चा की। सामाजिक क्रिया के
4 स्वरूपों की चर्चा की थी वेबर ने, और वो सामाजिक क्रिया के 4 स्वरूप क्या थे? उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जितनी भी जो भी सामाजिक क्रियाएं दर्शाता है, उन सामाजिक क्रियाओं के मूल में या तो परंपरा होती है, यानी वह परंपरा के वशीभूत कोई व्यवहार करता है, या भावना, संवेग, आवेग के बिहाफ पर कोई व्यवहार करता है, या मूल्य यानी किसी भी समाज में जो वैल्यूज होती हैं उनसे प्रभावित होकर के व्यवहार करता है, या तार्किक। और ख़ास तौर से जो आधुनिक समाज है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, इन आधुनिक समाजों में जो ये तार्किक क्रिया होती है वो विशेष रूप से दिखाई पड़ती है, जिसमें साधन और साध्य के मध्य तालमेल देखा जाता है। तो इस प्रकार से यहीं पर एक और चीज़ याद रखिए, मैक्स वेबर जब धर्म का अध्ययन कर रहा था और विशेष रूप से उसने प्रोटेस्टेंट आचार नीति की जब बात की थी, उस पूरे अपने अध्ययन में उसने यह साबित करने का प्रयास किया था कि जो सामाजिक निर्धारक होते हैं, सोशल डिटर्मिनेंट, जो सामाजिक निर्धारक होते हैं, वह भी परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सामाजिक निर्धारक होते हैं वह भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। यही बात कह करके मैक्स वेबर अपने सभी पूर्ववर्ती विचारकों से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं वेबर। यही देखिए वेबर ने क्या किया, ये पहला व्यक्ति था, पहला समाजशास्त्री था जिसने यह बताया कि सामाजिक निर्धारक यानी सोशल डिटर्मिनेंट आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं या प्रभावित करते हैं। इसके पहले यह माना जाता था, जैसे कार्ल मार्क्स को देखें तो उसका क्या कहना था, उसका यह था कि आर्थिक जगत ही सब कुछ है, अर्थ से ही वैचारिक जगत में परिवर्तन आएगा। लेकिन देखिए यहाँ मैक्स वेबर जो है वो क्या कह रहा है कि सामाजिक निर्धारक जो होते हैं, जो सोशल डिटर्मिनेंट होते हैं, वह भी आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। और इन्हीं सामाजिक निर्धारकों को उसने दुनिया के भिन्न धर्मों में भी खोजने का प्रयास किया, दुनिया के भिन्न धर्मों में भी खोजने का प्रयास किया। और इसके लिए मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, और उसमें से भी विशेष रूप से उन्होंने ईसाई धर्म, जो कि 2 पंथों में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और उसमें भी प्रोटेस्टेंट में पाया कि प्रोटेस्टेंट की जो आचार नीति थी, उनकी जो एथिक्स थी, वह कहीं न कहीं से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। यानी उन्होंने आर्थिक विकास के प्रेरक तत्वों और प्रोटेस्टेंट आचार नीति दोनों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया। किसके द्वारा? आइडियल टाइप्स के द्वारा, आदर्श प्रारूप के द्वारा।
और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो सामाजिक निर्धारक होते हैं वह आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। तो अब देखिए मामला यहाँ पर इस पर भी आकर के फोकस होता है, टालकट पार्सन्स पर। टालकट पार्सन्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि टालकट पार्सन्स एक प्रकार्यवादी विचारक हैं और उसमें भी विशेष रूप से संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक हैं। और संरचनात्मक प्रकार्यवादी के रूप में, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के रूप में उन्होंने सोशल सिस्टम की थियरी भी दिया। और उस सोशल सिस्टम की थियरी में टालकट पार्सन्स ने क्या बताने का प्रयास किया कि कोई भी कर्ता, कोई भी एक्टर जो सामाजिक क्रिया कर रहा होता है वह हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। यानी जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती हैं। ये देखिए गोल, जी फॉर गोल, जी फॉर गोल, ये कौन है? ये कर्ता। टालकट पार्सन्स कहता है कि कोई भी कर्ता जो भी सामाजिक क्रियाएं दर्शाता है हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से अवश्य जुड़ा होता है। अब ये उद्देश्य कोई कर्ता कैसे तय करता है? तो इस संदर्भ में टालकट पार्सन्स का कहना है कि कर्ता का अपना सांस्कृतिक, कौन सा? सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश होता है। हर कर्ता का अपना कोई न कोई सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश अवश्य होता है। अब यही जो कल्चरल परिवेश हैं या जो सोशल परिवेश हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश होते हैं, वह कर्ता के समक्ष कई प्रकार के मूल्य रख देते हैं। और इन्हीं मूल्यों में से ये मूल्य क्या है? ये उसके लिए कर्ता का जो सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश होता है वो उसे कई विकल्प उपलब्ध करवाता है, उसे कई विकल्प उपलब्ध करवाता है। जैसे आप किस विषय से पीजीटी की तैयारी करें, किस विषय से पीजीटी की तैयारी करें, तो पता लगा एमए जिस सब्जेक्ट में, एमए किस विषय से करें, तो आपका जो सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश होता है, आपके जो भाई बंधु होते हैं, अग्रज होते हैं, उनसे आप मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और वो आपके सामने ढेर सारा विकल्प रख देते हैं। ठीक। अब लेकिन ये कर्ता क्या होता है? ये अपनी सीमाओं को पहचानता है, अपनी सीमाओं को पहचानता है। और जो समाज के जो मूल्य होते हैं, जो सोशल वैल्यूज होते हैं, जो समाज के मूल्य होते हैं, वो इस कर्ता को बराबर क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। इस कर्ता को ये जो समाज के जो मूल्य होते हैं वो बराबर प्रेरित करते रहते हैं। और इस प्रकार यह एक्टर इस समाज में उपलब्ध विकल्पों में से किसी समुचित विकल्प का चयन कर लेता है और इससे समाज की जो व्यवस्था होती है वह सुचारू रूप से चलती रहती है। अब यहाँ देख करके तो ऐसा लगता है कि टालकट पार्सन्स की जो थियरी है वह व्यवस्थावादी तो है और इसमें कहीं कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब इसके आगे आप जाएंगे तो खुद टालकट पार्सन्स ने परिवर्ती प्रतिमान की अवधारणा भी दिया था, परिवर्ती प्रतिमान की अवधारणा भी दिया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न, परिवर्ती प्रतिमान की अवधारणा किसने दिया? पैटर्न वेरिएबल की बात किसने की? और 5 प्रकार के परिवर्ती
प्रतिमानों की चर्चा टालकट पार्सन ने किया है और उसने कहा कि एक परिवर्ती प्रतिमान पैटर्न वेरिएबल ए, दूसरा है पैटर्न वेरिएबल बी। एक उसमें से ट्रेडिशनल होता है और दूसरा मॉडर्न होता है। एक ट्रेडिशनल होता है और दूसरा मॉडर्न होता है। अब यह कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वह मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेगा या ट्रेडिशनल को। तो कर्ता अपनी समय स्थिति परिस्थिति के हिसाब से यह निर्णय ले लेता है। अब देखिए, यहीं से हम देखिए आप सभी लोग इसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ मेरे पास यहाँ इतना स्पेस नहीं होता है कि मैं एक साथ ढेर सारी चीज़ें लिख सकूं, तो इसलिए आप उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे टालकट पार्सन्स की। तो टालकट पार्सन ने परिवर्ती प्रतिमान की अवधारणा दिया। पूछा जाता है आपसे, परिवर्ती प्रतिमान की अवधारणा किसने दिया? ये देखिए 5 प्रकार के परिवर्ती प्रतिमान की चर्चा इसने किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक पैटर्न वेरिएबल ए है और दूसरा पैटर्न वेरिएबल बी है। यानी एक जो है पारंपरिक है, एक क्या है पारंपरिक होता है और एक क्या होता है आधुनिक होता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति में दोनों प्रतिमान एक साथ मौजूद हों, दोनों प्रतिमान एक साथ मौजूद हों। तो यानी जहां हमारी परंपरा की बात आएगी वहीं पर राजेश त्रिपाठी नवरात्रि की भी पूजा करेंगे, ठीक। लेकिन जहां आधुनिकता की बात आएगी तो वहां जो धार्मिक रूढ़ियां हैं उनके विरुद्ध भी हम बातें करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारे सामने विकल्प हैं। अब अपने प्रश्न पर आइए। किसने कहा है कि परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण हैं? जब परिवर्तनों की बात आती है तो जो मूल्य होते हैं इनका प्रभाव पड़ता है। और यह बात करने वाले में अगर देखा जाए तो यद्यपि दोनों हैं, वेबर पार्सन दोनों हैं, लेकिन यहाँ जो सटीक आंसर होगा वो पार्सन से ही होगा। वो सटीक आंसर पार्सन का ही होगा, क्योंकि इनमें काफ़ी बातें अधिक स्पष्ट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। किस नाम के साथ चेतन अचेतन सामाजिक नियंत्रण जुड़ा है? किस नाम के साथ नाम के साथ चेतन तथा अचेतन सामाजिक नियंत्रण जुड़ा है? तो याद रखिएगा, इसमें यहाँ से कई बार खूब प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न पीजीटी या जिस भी परीक्षा को आप दे रहे होंगे, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, कोई भी परीक्षा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और वो क्या है? सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप। सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप। और इसमें कुल मिलाकर के 4-5 नाम हैं जिनको अगर आप जान लेंगे तो शायद आपका इसमें से एक भी गलत नहीं होगा। अब जैसे एक नाम आता है चार्ल्स कूले, चार्ल्स कूले, और एक नाम है चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड को बर्नार्ड के रूप में भी हम लिख देते हैं शॉर्ट में। इन दोनों ने ही सामाजिक नियंत्रण के चेतन और अचेतन स्वरूप की चर्चा की है। चेतन का मतलब
नियंत्रण के जिन व्यवहारों के प्रति हम जागरूक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसके प्रति हम जागरूक नहीं होते, लेकिन स्वतः से ही वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में बनी रहती हैं। यानी जब हम प्रथाओं परंपराओं का पालन कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, वो अचेतन होता है। जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, मालूम है कि चालान कट जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, हेलमेट भी पहनते हैं और मास्क भी पहनते हैं, तो वो सामाजिक नियंत्रण का चेतन स्वरूप होता है। अब देखिए, ये कोविड का पीरियड है, इसलिए बीच बीच में काढ़ा वगैरह आप लोग भी लेते रहिएगा, हाथ वगैरह सैनिटाइज करते रहिएगा। इसीलिए देखिए, हमारे संस्थान के द्वारा हमें भी एक दिव्य पेय उपलब्ध कराया गया है। और उसके द्वारा हम आपके पास और ऊर्जा के साथ जो है बने रहेंगे। चलिए, तो सामाजिक नियंत्रण के इस स्वरूप, चेतन और अचेतन स्वरूप की चर्चा किसने किया, चार्ल्स और बर्नार्ड ने। बात चार्ल्स की निकली है, तो यहीं पर आप यह भी जान लीजिए, चार्ल्स कौन है। ये वही चार्ल्स हैं जिन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, और सिर्फ प्राथमिक समूह की अवधारणा से ही नहीं संबंधित है, प्राथमिक समूह की अवधारणा से ही नहीं है। आप याद करके बताइए ये किस और अवधारणा से जुड़े हुए हैं। जब समाजीकरण की सिद्धांत की बात आती है, इसकी समाजीकरण के सिद्धांत की बात आती है, तो समाजीकरण के सिद्धांत में आत्मदर्पण का सिद्धांत, यानी लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी, आत्मदर्पण के सिद्धांत, ये समाजीकरण का सिद्धांत है, आत्मदर्पण का सिद्धांत। इसको हम लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी कहते हैं। उसका भी प्रतिपादन इन्होंने किया। एक और जगह इनकी बात आती है, जब जाति की डेफिनेशन की बात आती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूं आपको। जाति की परिभाषा, वहीं पर आप देखेंगे दो विचारक हैं, एक बीसंज एंड बीसंज है और दूसरा चार्ल्स। बीसंज एंड बीसंज और चार्ल्स, इन दोनों ने ही अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी को या वंशानुक्रमण को जाति की विशेषता के रूप में बताया है। तो जाति की परिभाषा में जो है, वंशानुक्रमण की बात आ जाए, वंशानुक्रमण की बात आ जाए या अनुवांशिकी की बात आ जाए, अनुवांशिकी की बात आ जाए, तो याद रखिएगा कि चार्ल्स जो है, इनको आप याद रखे रहिए। और इसीलिए यह पूछा भी जाता है। बीसंज का तो प्रजाति के संदर्भ में भी दृष्टिकोण है, लेकिन यहाँ याद रखिएगा चार्ल्स जो है जात के संदर्भ में भी कुछ इस तरह की बात करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड की जब बात आती है, चेस्टर बर्नार्ड वास्तव में सत्ता की अवधारणा से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? सत्ता की अवधारणा से। जो हमारे चंद्रा परिवार के पूर्व छात्र होंगे, उन्होंने पुराने जो भी वीडियो उनको जो भी पढ़ाया गया होगा, जब सत्ता में पढ़ा रहा था, उसमें उनके साथ मैंने विस्तृत रूप में चेस्टर बर्नार्ड के बारे में चर्चा किया था। इनकी एक पुस्तक है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव।
और इस पुस्तक में उन्होंने वेबर के विपरीत, इसके वेबर के विपरीत सत्ता की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यही इसीलिए ये यहाँ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बात हम चेस्टर बर्नार्ड की कर रहे थे। तो चेस्टर बर्नार्ड जो हैं ये द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक से जुड़े हुए हैं। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव अब देखिए, इन्होंने ये बताया कि जो सत्ता है वह अधीनस्थों में निवास करती है। किसमें? देखिए ये उच्चस्थ हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये उच्च पद पर कुछ लोग विराजमान हैं और कुछ लोग निचले पदों पर विराजमान हैं। तो सत्ता, अगर वेबर की बात करें तो वेबर कहता है कि सत्ता जो होती है, यानी जो अथॉरिटी है, वो हमेशा उच्चस्थों में निवास करता है। वेबर के हिसाब से सत्ता जो होती है वह कहाँ होती है? उच्चस्थ में। और जो चेस्टर बर्नार्ड है, बर्नार्ड के हिसाब से जो सत्ता है, सत्ता वह अधीनस्थों में निवास करती है। यानी अगर अधीनस्थ को कोई आदेश दिया जाता है और उसका कंप्लायंस ना हो, अनुपालन ना हो, तो इसका मतलब है कि सत्ता नहीं है। अपने इसी विचार के कारण चेस्टर बर्नार्ड एक अलग पहचान बनाते हैं। यानी ये अधीनस्थों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जबकि वेबर की आइडियोलॉजी में जैसे नौकरशाही है, तो नौकरशाही में क्या है? सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। लेकिन अगर चेस्टर बर्नार्ड से पूछा जाए तो चेस्टर बर्नार्ड कहेंगे नहीं, नीचे से ऊपर, क्योंकि अगर दिए गए आदेश का अनुपालन ही ना हो तो सत्ता इसका मतलब है ही नहीं। ठीक इस रूप में ये चेस्टर बर्नार्ड नाम आप याद रखे रहिएगा। अब इसके पश्चात हम पुनः आते हैं सामाजिक नियंत्रण के अन्य स्वरूपों पर चर्चा करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के अन्य स्वरूप, हमने आपसे कहा था कि यहाँ से इस स्वरूप से आपसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न क्या हैं? एक तो आपको मालूम हो गया कि C.H. कूले ने चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात की। इसकी बात की, चेतन और अचेतन की बात की। अब इसके पश्चात देखते हैं ये किंग्सले डेविस का नाम जब आप भीड़ व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, यद्यप जीती वगैरह के सिलेबस में शायद भीड़ नहीं है, क्राउड नहीं, लेकिन फिर भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, तो वहाँ उनका नाम आएगा। तो किंग्सले डेविस ने भी सामाजिक नियंत्रण के कुछ स्वरूपों की चर्चा की थी, और वो था सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। ये देखिए, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चूंकि अगर आपको ये सारे याद होते तो शायद इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। याद रखिएगा, किंग्सले डेविस ने सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप की चर्चा की है। यही जब बात आती है किम्बलयांग की
किंग्सले डेविस। सॉरी, किंग्सले डेविस ये सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक। ठीक, किम्बल यांग ने सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की बात की है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए कार्ल मानहीम का नाम आता है, कार्ल मानहीम का नाम आता है। ये कार्ल मानहीम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात करते हैं। कार्ल मानहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात की है। किम्बल यांग ने सकारात्मक नकारात्मक की बात की है। C.H. कूले ने चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात की है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको जैसा भी हो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सामाजिक नियंत्रण के कुछ और स्वरूपों की चर्चा, जैसे एक विचारक हैं गुरबिच मूर। गुरबिच मूर, गुरबिच मूर ने भी सामाजिक नियंत्रण के कुछ स्वरूपों की चर्चा की है। संगठित, असंगठित और सहज। संगठित, असंगठित और सहज। इस सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप, सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप। देखिए ये प्रश्न भी आपसे खूब पूछा जाता है कि सामाजिक नियंत्रण के संगठित, असंगठित और सहज स्वरूप का उल्लेख किसने किया। यहीं पर एक और नाम आता है लेपियर। लेपियर, लेपियर ने भी सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों की चर्चा की है, सत्तावादी और लोकतांत्रिक। सत्तावादी और लोकतांत्रिक। सत्तावादी और लोकतांत्रिक। बोगार्डस और एक और नाम है बीरस्टीड। बोगार्डस और बीरस्टीड, ये नाम याद रखिएगा, बीरस्टीड। इन दोनों ने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूपों का औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक स्वरूप की चर्चा की। ये देखिए इतनी ढेर सारी बातें जो थी वो यहाँ सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो गुरबिच मूर ने सामाजिक नियंत्रण के संगठित, असंगठित, सहज स्वरूप की चर्चा की। लेपियर ने सत्तावादी, लोकतांत्रिक की चर्चा की। बोगार्डस, बीरस्टीड ने औपचारिक, अनौपचारिक की चर्चा की। कूले ने चेतन और अचेतन की चर्चा की। ठीक, और किम्बल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक की चर्चा की। सकारात्मक और नकारात्मक की चर्चा की। डेविस का यहाँ इस संदर्भ में नाम नहीं है। बात यहाँ G.H. मीड की भी आई है। तो G.H. मीड कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। याद रखिएगा G.H. मीड और मार्गरेट मीड में अंतर है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड कौन है, मार्गरेट मीड कौन है, इनके बारे में एक लाइन में अंतर आप कमेंट में बताइए। चलिए हम इसे मिटा रहे हैं। अब देखिए बात G.H. मीड की जब आती है, G.H. मीड की, जॉर्ज हर्बर्ट मीड अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। जॉर्ज मीड इसलिए प्रसिद्ध हैं कि
एक समाजीकरण का एक सिद्धांत है, इसे सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत से ये संबंधित हैं। बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सामान्यीकृत का अन्य का सिद्धांत किसने दिया? जनरलाइज्ड अदर थियरी। जनरलाइज्ड अदर थियरी। जनरलाइज्ड अदर थियरी से कौन जुड़ा है? ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इन्होंने अपने समाजीकरण के सिद्धांत में आई और मी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। किसका? आई और मी, मैं और मुझे। याद रखिएगा, जब बात आती है आई मी की तो जीएच मीड है। अगर बात फ्रायड की आएगी तो इड, ईगो, सुपर ईगो। बात फ्रायड की, चूंकि अब समाजीकरण के सिद्धांत की जब चर्चा हम कर ही रहे हैं तो यहीं पर लगे हाथ आप जानते रहिएगा, जब बात फ्रायड की आएगी तो वह इड, ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो की चर्चा करता है। इड, ईगो, सुपर ईगो की चर्चा करता है। और जीएच मीड आई मी की बात करते हैं। शास्त्रकुले व्यक्ति और समाज दोनों को बराबर महत्व देते हैं। व्यक्ति गुणे समाज इज इक्वल टू समाजीकरण, वो चांचकूले का। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीएच मीड जो हैं समाजीकरण के सामान्यीकृत अन्य के सिद्धांत से जुड़े हैं। अब देखिए, यहीं पर जीएच मीड से ही मिलता जुलता एक नाम है मार्गरेट मीड। कहीं ऐसा ना हो कि आप उलट पलट कर दें। मार्गरेट मीड एक महिला सामाजिक मानव शास्त्री हैं। मार्गरेट मीड जो हैं, मार्गरेट मीड ये एक महिला सामाजिक मानव शास्त्री हैं। मार्गरेट मीड मार्गरेट मीड जो हैं वो एक महिला सामाजिक मानव शास्त्री हैं। इन्होंने संस्कृति और व्यक्तित्व पर जो है अपना अध्ययन किया है। और इन्होंने एक समोआ जनजाति थी, कौन सी जनजाति थी? समोआ जनजाति थी, उस पर अपना अध्ययन किया। यानी पूछा जाता है प्रश्न प्रायः आपसे कि समोआ जनजाति के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो समोआ जनजाति के अध्ययन से मार्गरेट मीड संबंधित हैं। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, वह पुस्तक याद रखिएगा, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन सीवेज सोसाइटी। देखिए, ये पुस्तक भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। मैं समझता हूं कि ये इतनी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। अब इसके पश्चात हम और भी चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। चलिए भाई, जिन्होंने विवाह किया होगा वो तो इस प्रश्न के सारे स्टेप्स से परिचित होंगे। तो सबसे पहले जो विवाहित लोग हैं वह ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इसमें पूछा गया है कि हिंदू संस्कारात्मक विवाह में निहित विभिन्न संस्कारों के क्रम को सर्वोत्तम रूप में बताइए। तो चलिए भाई, विवाहित लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर विवाहित दें। के बाद तब जितने अविवाहित होंगे वो, लेकिन कुछ ऐसे भी अविवाहित हो सकते हैं जो शायद विवाहित वालों को भी काट दें। फिलहाल चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
देखिए सप्तपदी का मतलब क्या होता है? 7 पग आगे चलना। यद्यपि विवाहित मैं भी हूं, सप्तपदी का मतलब 7 पग चलने से है। लाजा होम क्या होता है? लाजा होम का मतलब अगर शादी हिंदुओं में खास तौर से हिंदू विवाह की चूंकि बात हो रही है, जो इस्लाम वाले होंगे वो थोड़ा धैर्य रखेंगे, वो भी अपना कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से अपने यहाँ का कुछ अगर होगा तो वो लिखेंगे। तो चलिए, लाजा होम में क्या होता है? लावा परोसने का काम। हम लोगों के यहाँ स्थानीय रूप में कहते हैं लावा परोसना। लावा कौन परोसता है? लड़की का जो भाई होता है वह धान के भुने हुए जो लावे होते हैं उनको जो है वह ऐसे लड़का और लड़की जो हैं दोनों हाथ में ऐसे लिए रहते हैं, तो उसी पर वो हाथ पर जो है डालता है, उसी को लाजा होम कहा जाता है। पाणी ग्रहण का मतलब हाथ पकड़ने से संबंधित है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। इसमें देखा जाए सबसे पहला काम होता है पाणी ग्रहण संस्कार, इसके पश्चात कन्यादान, फिर लाजा होम और फिर लास्ट में सप्तपदी। ठीक, तो जिन लोगों ने इस विकल्प को लगाया है वो सही है। तो बी विकल्प को जिन लोगों ने चयन किया होगा वो पूरी तरह से सही है। इसके अतिरिक्त वाले एक बार फिर से अपने वैवाहिक संबंधों की पुनर्समीक्षा करें और जो नए नवीन हैं वो सीख लें कि यही क्रम है, इसमें कोई गड़बड़ी मत करिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पद पर। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन पदों का प्रयोग किया गया है? यहाँ आपसे यह पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स ने इसमें से किन शब्दों का प्रयोग किया है। मार्क्स के बारे में पूछा जा रहा है। मार्क्स ने देखिए उत्पादन का ढंग, उत्पादन की शक्तियाँ, उत्पादन की शक्तियों का मतलब प्रोडक्टिव पावर की बात की जा रही है, और उत्पादन का ढंग का मतलब उत्पादन की प्रणालियों की बात की जा रही, यानी प्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जा रही है। प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ, सामाजिक प्रवरण, टेक्नोलॉजिकल, यहाँ देखिए ये टेक्नोलॉजी संबंधित है और अगला है सामाजिक प्रवरण। अब इसमें से किस टर्मिनोलॉजी का उपयोग स्पेशली कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया? याद होगा आपको, जो हमारे इस चंद्रा परिवार के जो पुराने सीनियर सिटीजन जो हैं वो सभी इससे परिचित हो चुके होंगे। कार्ल मार्क्स ने समाज की जो संरचना है के 2 स्वरूपों का उल्लेख किया। एक को कहा अधोसंरचना, यानी ये निचली संरचना, और एक को कहा अधिसंरचना। अधोसंरचना और अधिसंरचना। और जो ये निचली संरचना होती है यह किससे बनी है? यह पदार्थ जगत से बनी है। किससे बनी है? पदार्थ जगत से। और जो ऊपरी संरचना है वो किससे बनी है? वो वैचारिक जगत से बनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कार्ल मार्क्स ऐसा कहता है। अब वो यह भी कहता है कि ये जो निचली संरचना है यहीं पर एक प्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, उत्पादन की प्रणाली काम करती है, और ये उत्पादन की प्रणाली 2 भागों में बटी होती है, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध। प्रोडक्टिव पावर
और प्रोडक्टिव रिलेशन। उत्पादन की प्रणाली दो भागों में बटी होती है, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध। तो वो कार्ल मार्क्स ये कहता है इतिहास के भिन्न कालखंडों में भी ये उत्पादन प्रणालियां किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हैं, चाहे वह आदिम युग हो, चाहे वह दासत्व युग हो, चाहे वह सामंतवादी युग हो, चाहे पूंजीवादी युग। इन सभी युगों में अलग अलग प्रकार की प्रोडक्टिव सिस्टम्स पाई जाती हैं। और जैसे ही प्रोडक्टिव पावर और प्रोडक्टिव रिलेशन में कुछ गड़बड़ी होती है, उसका प्रभाव क्या होता है? उत्पादन की जो प्रणाली है वह बदल जाएगी, और जब उत्पादन की प्रणाली बदल जाएगी तो यहाँ अधिसंरचना में स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स की थीम है। अब हम आते हैं अपने उस प्रश्न के उत्तर को खोजते हैं। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन, देखिए मार्क्स ने अलग से कोई सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन अब प्रश्न की बन जाता है तो जो उनका ऐतिहासिक भौतिकवादी द्वंद्ववाद का जो विचार है, ऐतिहासिक भौतिकवादी द्वंद्ववाद का जो विचार है, उसी को हम उनके में जो कुछ उन्होंने लिखा उसी को समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के रूप में रख दिया। ठीक, तो अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा ये और दो, यद्यपि याद रखिएगा कार्ल मार्क्स ने इस टेक्नोलॉजी की बात की है, लेकिन इसको अप्रत्यक्ष कारक कहा है। इसको क्या कहा है? अप्रत्यक्ष कारक कहा है, प्रत्यक्ष कारक नहीं कहा है, अप्रत्यक्ष कारक कहा है। तो यहाँ फिलहाल हम इसी फर्स्ट और सेकंड की ही चर्चा करेंगे। ठीक, अब इसके पश्चात हम अगले प्रश्न पर आते हैं। वेवलन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन पदों का प्रयोग नहीं हुआ? थॉर्स्टीन वेवलन। कौन है? थॉर्स्टीन वेवलन। तो थॉर्स्टीन वेवलन देखिए बेसिक इंस्टिंक्ट की बात करता है, काम करने संबंधी मूलभूत संवेगों की बात वह करता है, काम करने संबंधी मूलभूत संवेगों की वह बात करता है। फिर देखिए लिखा है भौतिक पर्यावरण, फिर लिखा प्रौद्योगिकी प्रविधियां, उत्पादन पद्धति, प्राकृतिक प्रवरण, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा होगा? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा हुआ। अगर आपने इस लाइन को सही से नहीं पढ़ा तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। देखिए वेवलन ने उत्पादन पद्धति की बात नहीं की है, वेवलन ने किसी प्राकृतिक प्रवरण की बात नहीं की है। वेवलन ने जिन बातों की चर्चा की है उसमें टेक्नोलॉजी जो है एकदम नंबर 1 पर है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 पर है। ठीक, और इसके अतिरिक्त उन्होंने काम करने संबंधी मूलभूत संवेग यानी बेसिक इंस्टिंक्ट वगैरह की चर्चा उन्होंने की है, यानी मूलभूत संवेग की चर्चा की है, भौतिक पर्यावरण की भी चर्चा उन्होंने की है। वो कहता है कि जैसी हमारी जो भौतिक पर्यावरणीय स्थितियां होती हैं, यानी खासतौर से टेक्नोलॉजी के कारण जो परिवेश बनता है, उसी हिसाब से हमारी सोच की दिशा भी बन जाती है।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन में किस पद का प्रयोग नहीं किया है। तो उत्पादन की पद्धति का प्रयोग नहीं किया है, प्राकृतिक प्रवरण का प्रयोग नहीं किया है। तो 4 और 5 यानी ये विकल्प सही हो जाएगा। जिन लोगों ने इस डी विकल्प का चयन किया है उनके मुंह में रसगुल्ले जाए, और जिन लोगों ने और कुछ लगाया है उनको चेतावनी। चलिए, अंतर्भूत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अंतर्भूत परिवर्तन का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया। इसी को कहा जाता है अंतर्निहित परिवर्तन का सिद्धांत। इसी को अंतर्भूत को ही अंतर्निहित भी कहा जाता है। अंतर्निहित परिवर्तन का सिद्धांत या इसी को इमिनेंट चेंज थियरी भी कहा जाता है। किसने इस बात की चर्चा की है। तो चलिए कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की है। कार्ल मार्क्स ने तो चर्चा अगर की है तो किसकी की है। इसने कहा धर्म क्या है, अफीम है। धर्म क्या है, अफीम है। और क्या है धर्म, दबे हुए लोगों के मुंह से निकली आह है। दबे कुचले लोगों के मुंह से निकली आह है। जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, सबसे पहले उसने प्रकृति की विकरालता को देखा होगा। बादलों की गड़गड़ाहट हुई होगी, तेज तूफान आया होगा, बरसात हुई होगी। उसके मुंह से क्या निकला, हाय राम, हाय अल्लाह। तो दबे हुए मनुष्य के मुंह से निकली आह, यही क्या है, धर्म है। और इसी आह को किसी चालाक मनुष्य ने जब देख लिया होगा, उसको तो उसका यक दिमाग काम कर गया होगा। उसने कहा होगा अच्छा है, यही वह चीज़ है जिससे यह मनुष्य ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसीलिए क्या किया, उस भूत मानव ने क्या किया, उसने समझ लिया कि ये इस अफीम को उसको खिला देना है, और ताकि सब कुछ हमारी मुट्ठी में हो जाए। तो धर्म हृदयहीनों का हृदय है। धर्म हृदयहीनों का हृदय है। याद रखिएगा, धर्म, इस वाली लाइन को तो सभी जानते हैं, लेकिन इसे भी आप जानते रहिएगा। धर्म हृदयहीनों का हृदय है। हृदयहीन कौन है, मार्क्स के हिसाब से जो पूंजीपति होगा, जो धूर्त मानव होगा, जिसमें धन संचय की प्रवृत्ति कूट कूट करके भरी है, उसके लिए क्या है, धर्म हृदयहीनों का हृदय है। वो क्या करेगा, भंडारा कराएगा, कुछ न कुछ ऐसे बवाल करता रहेगा ताकि समाज क्या हो, अरे बहुत बड़ा भक्त है बजरंग बली का, दुर्गा माता का जो है बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन है क्या मामला, हृदयहीनों का हृदय है। वो इसके माध्यम से भी कुछ पाना चाहता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कार्ल मार्क्स ऐसा बोलता है। कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम मानता है, और धर्म के संदर्भ में वो ये भी कहता है कि धर्म हृदयहीनों का हृदय है। चलिए इसके पश्चात हम देखते हैं, बात करते हैं मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर ने एक अवधारणा दिया था स्टेटस ग्रुप।
परिस्थिति समूह, परिस्थिति समूह, परिस्थिति समूह, याद रखिएगा स्टेटस ग्रुप। इस अवधारणा से भी मैक्स वेबर जुड़े हुए हैं। अब बात आती है सोरोकिन की। तो ये जो अंतर्निहित परिवर्तन का जो सिद्धांत है वह वास्तव में किसका है? सोरोकिन का है। सोरोकिन कई अन्य अवधारणाओं के लिए भी जाने जाते हैं। सोरोकिन कई अन्य अवधारणाओं के लिए भी जाने जाते हैं। वो कौन सी अवधारणाएं हैं? सबसे पहले तो आप जानते रहिए सीमाओं का सिद्धांत। सीमाओं का सिद्धांत पूछा जाता है प्रश्न कि सीमाओं का सिद्धांत या लिमिट थियरी से कौन संबंधित है? लिमिट थियरी से कौन संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय विचारधारा से संबंधित हैं। सोरोकिन जो हैं वो चक्रीय विचारधारा के विचारक हैं। सोरोकिन याद रखिएगा, सोरोकिन चक्रीय विचारधारा के विचारक हैं। उन्होंने अंतर्निहित सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया, इमिनेंट चेन थियरी दिया। उन्होंने सीमाओं का सिद्धांत दिया, ठीक। और इसी सीमाओं के सिद्धांत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ध्रुवीकरण का सिद्धांत। याद रखिएगा, ध्रुवीकरण का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजेशन की थियरी। याद रखिएगा, ध्रुवीकरण का जो सिद्धांत है वह उससे कौन संबंधित है? सोरोकिन संबंधित। तो ये तीन सिद्धांत देखिए, चाहे इमिनेंट चेंज पूछे, चाहे लिमिट पूछे, चाहे ध्रुवीकरण पूछे, तीनों का उत्तर सोरोकिन ही है। अब यहीं पर थोड़ा सा हम विस्तार में जाएंगे सोरोकिन के इस अंतर्निहित परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में। यहीं पर आप याद रखिएगा, सोरोकिन ने एक पुस्तक भी लिखी है। उस पुस्तक का नाम था सोशियो कल्चरल डायनामिक्स। उस पुस्तक का नाम था, पुस्तक याद रखिएगा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, सोशियो कल्चरल डायनामिक्स। सोशियो कल्चरल डायनामिक्स, सोशियो कल्चरल डायनामिक्स। ये देखिए, सोशियो कल्चरल डायनामिक पुस्तक जो है ये सोरोकिन की है। इसको याद रखिएगा, हर परीक्षा में सोरोकिन से इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। सीमाओं का सिद्धांत, ध्रुवीकरण का सिद्धांत और सोशियो कल्चरल डायनामिक्स, अंतर्निहित परिवर्तन का सिद्धांत। देख लीजिए आपको कितने प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तो एक बार पुनः आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो जरा सा भी आपको लगता हो, आप में जरा सा जमीर बचा हो, तो अपने और भाई बंधुओं को जगा दीजिए। चलिए आगे हम चलते हैं। इसी कड़ी में अभी और कुछ चीज़ें बाकी हैं सोरोकिन के संदर्भ से, तो उन पर हम एक बार पुनः चर्चा करते हैं। जो लोग से नोट किए हों नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात हम पुनः आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सोरोकिन की बात हो रही थी, तो सोरोकिन ने संस्कृति की तीन अवस्थाओं की चर्चा की। एक चेतनात्मक, आदर्शात्मक और भावात्मक। अब ये देखिए, एक तो भौतिक जगत से जुड़ी है, एक भौतिक जगत से जुड़ी है और एक
अभौतिक जगत से जुड़ी है, और एक जो है वो इन दोनों के बीच की स्थिति को दर्शाती है, चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक। तो अब देखिए इस चेतनात्मक, भावात्मक, आदर्शात्मक में एक का संबंध भौतिक कल्चर से है, दूसरे का संबंध अभौतिक संस्कृति से है। तो ये सोरोकिन कहता है कि कोई भी संस्कृति लंबे समय तक ना तो चेतनात्मक अवस्था में रह सकती है और ना ही भावात्मक। इसलिए जो आदर्शतम स्थिति होती है वो क्या होती है? दोनों के बीच की होती है, दोनों के बीच की होती है। इसी बात को थोड़ा हम इस ढंग से प्रस्तुत कर दे रहे हैं, जैसे कोई पेंडुलम हो, जैसे कोई पेंडुलम हो, ये देखिए पेंडुलम है। उस पेंडुलम को अगर हम ऐसे रखें, देखिए कोई भी पेंडुलम क्या है, लंबे समय तक ना तो इस रूप में, इस अवस्था में रह सकता है, ना तो इस अवस्था में रह सकता है। तो ठीक उसी तरह से जो संस्कृतियां होती हैं लंबे समय तक ना तो चेतनात्मक अवस्था में रहती हैं, ना तो चेतनात्मक अवस्था में रहती हैं और ना ही भावात्मक, ना ही भावात्मक रूप में, बल्कि एक आदर्शतम स्थिति क्या होती, दोनों के बीच की स्थिति होती है। यानी इस संस्कृति की लिमिट क्या है? यही है, इधर इसकी लिमिट ये है। इसीलिए इसको सीमाओं का सिद्धांत या लिमिट थियरी कहा जाता है। ध्रुवीकरण, ये देखिए दो ध्रुव हैं, इस रूप में इसको ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन थियरी भी कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो सोरोकिन की इस विचारधारा में एक साथ ही दो विचारधाराएं हैं। पदार्थवादी चिंतन भी मौजूद है, पदार्थवादी चिंतन भी मौजूद है और हीगलवादी चिंतन भी मौजूद है। तो दोनों का मिक्स रूप की वो बात कर रहे हैं। यानी कोई भी संस्कृति अपने आदर्शतम रूप में इन्हीं दोनों का मिला जुला स्वरूप होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोरोकिन ऐसा बोलता है। अब आपको याद हो गया होगा लिमिट थियरी, पोलराइजेशन थियरी और इमिनेंट चेंज क्या है? अंतर्निहित परिवर्तन। यहीं पर वह एक चीज बहुत स्पष्ट करता है, किसी भी संस्कृति के अंदर यानी ये जो परिवर्तन है वो आंतरिक कारकों के प्रभाव के कारण होता है। किसी भी कल्चर में जो चेंज है उस चेंज का कारण स्वयं उस संस्कृति के अंदर ही मौजूद होता है। इसीलिए इसको अंतर्निहित परिवर्तन का सिद्धांत या इमिनेंट चेंज कहा जा रहा है। लेकिन उनसे जब एक बार पूछा गया कि क्या बाह्य बलों के प्रभाव को अस्वीकार करते हैं, क्या बाह्य बलों के प्रभाव को अस्वीकार करते हैं, तो उनका उत्तर गोलमाल था। यानी बाह्य बलों के प्रभाव को स्वीकार करते हैं, बशर्ते वो पर्यावरणीय कारक के रूप में हो। तो इस रूप में आप याद रखिएगा कि सोरोकिन जो है इसी रूप में महत्वपूर्ण है। अब बात आती है आगबर्न की। तो आगबर्न का नाम आप याद रखिए, सोशल चेंज, इनकी जो बुक हैं, दो किताबें हैं आगबर्न निमकाफ की। आगबर्न और निमकाफ दोनों नाम साथ साथ में आते हैं। तो इनकी एक पुस्तक है सोशल चेंज के कारण ये जाने जाते हैं, सोशल चेंज, और दूसरी पुस्तक है ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये पुस्तक देखिए 1922 में संभवतः लिखी गई।
अब देखिए, ये दूसरी पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है, इसी पुस्तक में उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन के जो सांस्कृतिक विलंबना संबंधी सिद्धांत था उसमें संशोधन किया था। यानी यहीं पर एक बात और आपके लिए आ गई, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग। पूछा जाता है प्रश्न, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी यानी कल्चरल लैग की अवधारणा भी किसने दी? वो आगबन निमकाफ ने दिया। यहीं पर 3 विलंबना याद रखिएगा, सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग, आगबन निमकाफ। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल लैग यानी तकनीकी विलंबना। तो यह अवधारणा किससे संबंधित है? मैकाइवर पेज से संबंधित। टेंडम लैग स्टुअर्ट चेज से संबंधित है। तो ये 3 विलंबना याद रखिएगा। टेंडम लैग, स्टुअर्ट चेज और तकनीकी विलंबना यानी टेक्नोलॉजिकल लैग। टेक्नोलॉजिकल लैग ये मैकाइवर पेज की है, मैकाइवर पेज का है। और जो सांस्कृतिक विलंबना है ये किसकी है? आगबन निमकाफ, आगबन और निमकाफ। ये देखिए, एक प्रश्न से कितने ढेर सारे प्रश्न आपके निकल आए। अब इसके पश्चात हम आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और दूसरा प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। ये उस समय का जिस प्रश्न पद से ये मैंने उठाया है, समय का ये सबसे विवादित प्रश्न था जिसका उत्तर खोजा जाना कठिन था। किसने उल्लेखित किया है कि व्यापार नगर बनाया, नगर विश्वविद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय वगैरह वगैरह। ठीक, अब इसमें जरा हम इन विकल्पों पर गौर करें कि विकल्प क्या दिए हुए हैं और बात क्या कही जा रही है। इसमें जो बात कही जा रही है उस बात पर हम गौर करें। यहाँ कुल मिलाकर के पूछने का मतलब ये है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई सभ्यता विकसित हो रही हो, कि व्यापार ने नगर बनाया, नगर ने विश्वविद्यालय बनाया, विश्वविद्यालय विज्ञान बनाया वगैरह वगैरह। तो सब एक सिस्टमेटिक क्रम में सभ्यताओं का विकास हुआ हो। अब इसमें देखिए जो विकल्प दिए गए हैं, जैसे बिल डुरांट, ये थे कौन? ये बिल डुरांट जो थे इंग्लैंड की पार्लियामेंट के एक सदस्य थे, यानी ब्रिटिश संसद के एक सम्मानित सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के ये कौन थे? सदस्य थे बहुत पहले। जब इनका इस तरह का कोई विशेष कंट्रीब्यूशन, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ से। लॉर्ड ओवेन ये जो थे ये ब्रिटिश संसद के सदस्य, ब्रिटिश संसद के सदस्य। लॉर्ड ओवेन जो हैं ये ब्रिटिश संसद के सदस्य थे और इनका इस तरह का कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं था। और इसके पश्चात हम देखते हैं बिल डुरांट। बिल डुरांट के बारे में अगर देखें तो बिल डुरांट अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, दार्शनिक थे। ये अमेरिका के थे
लेखक, इतिहासकार और दार्शनिक, इतिहासकार और दार्शनिक। थोड़ा हम इन्हीं पर फोकस होते हैं, वॉल्टेयर की बात बाद में करते हैं। लॉर्ड ओवेन को भी छोड़ देते हैं, ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, बस इतना ही इनके लिए पर्याप्त है। ठीक है, अब जरा हम विल ड्यूरांट पर पुनः आते हैं। विल ड्यूरांट ने और क्या क्या किया था। इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। विल ड्यूरांट की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो अगली बार आपसे प्रश्न पूछे वो यहीं से पूछ ले। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, एक ये महत्वपूर्ण पुस्तक थी, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन विल ड्यूरांट की। और दूसरी पुस्तक थी द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी से इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ये बुक याद रखिएगा, विल ड्यूरांट की है। विल ड्यूरांट कौन थे? अमेरिकी लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे और दार्शनिक भी थे। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। और इतना ही नहीं, इनको विल ड्यूरांट को पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था, इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था, पुलित्जर पुरस्कार मिला था। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भारत की सभ्यता के संदर्भ में इन्होंने कुछ स्पेशल बातें कही थी, जैसा शायद कोई दूसरा अमेरिकन या कोई दूसरा विदेशी शायद ही ऐसा स्टेटमेंट दे सकता रहा हो। तो इसलिए भी आप विल ड्यूरांट को याद रखिएगा। विल ड्यूरांट ने ये कहा कि जो भारत है वह संपूर्ण मानव जाति की जननी है। यानी भारत की सभ्यता से वो इतना प्रभावित थे कि इन्होंने कहा कि जो भारत की जो सभ्यता है वह संपूर्ण मानव जाति की जननी है। भारत की सभ्यता, भारत की सभ्यता संपूर्ण मानव जाति की, संपूर्ण मानव जाति की जननी है, संपूर्ण मानव जाति की जननी है। तथा संस्कृत जो है यूरोप के सभी भाषाओं की जननी है। यही नहीं रुकते, वो संस्कृत भाषा की भी चर्चा करते हैं। कारण संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा यूरोप के सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की जननी है। और इसके आगे भी वो बोलते हैं कि भारत माता हमारे दर्शन, भारत माता हमारे दर्शन शास्त्र की जननी है और भारत माता हम सब की माता है। यहीं पर लीजिएगा, भारत माता हम सब की माता है, हम सब की माता। ये देखिए, इतनी बातें जो है विशेष रूप से इनके बारे में, विल ड्यूरांट के बारे में आप जानते रहिएगा। विल ड्यूरांट अमेरिकन लेखक हैं, इतिहासकार भी हैं, दार्शनिक भी हैं। पेपर बनाने वाले को कुछ सूझा होगा, उसने लग रहा है कि बहुत कुछ किताबें उसने पढ़ा रहा होगा और इसीलिए उसने इन महत्वपूर्ण लोगों के नाम ले लिया। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी। और उसके अतिरिक्त ये देखिए, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित। और इन्होंने भारत की सभ्यता को संपूर्ण मानव जाति की
जननी बताया तथा ये भी कहा जो संस्कृत भाषा है वह यूरोप के सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा यूरोप के सभी भाषाओं की जननी है और भारत माता हम सबकी माता है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात जो है विल डुरांट ने कही। ओवेन के बारे में आपने ये जाना, लॉर्ड ओवेन के बारे में, कि लॉर्ड ओवेन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मानित सदस्य थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सम्मानित सदस्य। अब बात आती है क्रैनबेंटन की। यही वह महत्वपूर्ण नाम है जो इस कथन से संबंधित है। क्रैनबेंटन। क्रैनबेंटन। क्रैनबेंटन कौन है, इन पर भी हम आगे लिखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, दोनों बुक याद रखिएगा, विल डुरांट की हैं। और ये सेंटेंस हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले, भारत की सभ्यता संपूर्ण मानव जात की जननी है, ये किसने कहा, और विकल्प में विल डुरांट और ही जान। ठीक, आगे अब देखिए। अब आते हैं हम क्रैनबेंटन पर। क्रैनबेंटन यह भी एक अमेरिकन ही है, अमेरिकी इतिहासकार हैं। अमेरिकी इतिहासकार। अब देखिए, चूंकि मामला विल डुरांट और क्रैनबेंटन का बड़ा नज़दीकी था और दोनों की जो स्टडी थी लगभग एक जैसी थी, तो याद रखिएगा इन्होंने कई किताबें लिखी है। क्रैनबेंटन ने, ये अमेरिकी इतिहासकार थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी द एनाटमी ऑफ रिवॉल्यूशन। द एनाटमी ऑफ रिवॉल्यूशन। द एनाटमी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि क्रांति की शारीरिक रचना, क्रांति की शारीरिक रचना, क्रांति की शारीरिक रचना। द एनाटमी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्रांति की शारीरिक रचना के बारे में जो है, अब इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने दुनिया की 4 महत्वपूर्ण क्रांतियों की चर्चा की थी। उसमें अंग्रेजी इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका, फ्रांस, रूस। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रूस, इन सब की क्रांतियों का जो है चर्चा इस पुस्तक के अंतर्गत किया है। आपके लिए महत्वपूर्ण इतना है कि द एनाटमी ऑफ रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी? क्रैनबेंटन ने लिखी। क्रैनबेंटन अमेरिकी इतिहासकार हैं। क्रैनबेंटन एक अमेरिकी इतिहासकार हैं। इन्होंने कुछ और किताबें लिखी हैं, जैसे सभ्यता का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। इनकी अन्य जो पुस्तकें हैं, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। और देखिए, ओवेन की जो किताब थी वो द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन थी। दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्रैनबेंटन की द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन है और ओवेन की जो पुस्तक थी, विल डुरांट की जो पुस्तक थी वो थी द स्टोरी ऑफ
सिविलाइजेशन, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। तो क्रेन बिंटन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन के अतिरिक्त इनकी जो और किताब थी, पश्चिमी इतिहास का इतिहास, पश्चिमी इतिहास का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री, और जो तीसरी पुस्तक थी मॉडर्न थॉट्स, मॉडर्न थॉट्स, मॉडर्न थॉट्स। ये क्रेन बिंटन के कंट्रीब्यूशन है। तो क्रेन बिंटन अमेरिकी इतिहास था, उसने द एनाटमी ऑफ रिवॉल्यूशन लिखा, और द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन जो पुस्तक लिखी थी उसी में वह इस तरह की बातें करता है। पश्चिमी इतिहास का इतिहास, मॉडर्न थॉट्स, ये सब उसकी पुस्तकें थी। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का उत्तर। तो यानी अब हम इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्रेन बिंटन होगा। वाल्टेयर के बारे में आप जानते होंगे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, इन तीनों का ही फ्रांस की क्रांति पर विशेष योगदान रहा। और विशेष रूप से जो वाल्टेयर है, यूरोप के पुनर्जागरण, खासतौर से बौद्धिक पुनर्जागरण के संदर्भ में इसका जो 17वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में, यानी 1694 से 1778, 1694 से 1778 ये इसका समय है। और यूरोप के बौद्धिक क्रांति में जो है इसका जो है विशेष योगदान रहा है। वाल्टेयर का जो योगदान है वो यूरोप के बौद्धिक क्रांति में रहा। तो ये रहा आपके सारे विकल्प। अब इसके पश्चात हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन क्रेन बिंटन की है, जबकि द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन विल डुरांट की है। ठीक, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से इसको दे दें। ये क्रेन बिंटन की पुस्तकें हैं। चलिए, एकदम सरल प्रश्न आपके सामने है, एकदम सरल प्रश्न आपके सामने है। अब आप बताएंगे, इसका उत्तर देंगे। अगस्त काम्ट ने सामाजिक परिवर्तन को प्रतिफल बताया किसका? बौद्धिक विकास का, सामुदायिक विकास का, आर्थिक विकास का, सांस्कृतिक विकास का? अगस्त काम्ट ने सामाजिक परिवर्तन को किसका प्रतिफल बताया? तो देखिए, अगस्त काम्ट की जब बात आती है तो अगस्त काम्ट सामाजिक परिवर्तन की जब भी बात करते हैं, किस संदर्भ में करते हैं आपको मालूम होगा। अगस्त काम्ट इस विकास की तो बात ही नहीं करते, इसकी बात भी नहीं करते हैं, इसकी भी बात नहीं करते हैं। तो बात निकल करके क्या आती है? बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास के त्रिस्तरीय सोपान के सिद्धांत की बात करते हैं। तो बौद्धिक विकास का लॉ ऑफ 3 स्टेज है। त्रिस्तरीय सोपान का जो सिद्धांत है वह क्या है? धार्मिक अवस्था, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। अब देखिए, धार्मिक अवस्था, रिलीजियस स्टेज, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म स्टेज। आपसे प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है वो ये कि अगस्त काम्ट जब सामाजिक सोशल ऑर्डर, अंग्रेजी में हम लिख रहे हैं सोशल ऑर्डर, अगस्त काम्ट सोशल ऑर्डर की चर्चा करते हैं
और रिलीजियस आर्डर या मेटाफिजिकल आर्डर या इंटेलेक्चुअल पॉजिटिव स्टेज, इन तीनों अवस्थाओं में तीन अलग अलग आर्डर बनते हैं और इन तीनों अवस्थाओं के अलग अलग जो आर्डर बनते हैं वो कौन से आर्डर हैं, ठीक, और किस स्टेज में समाज की इकाई क्या होगी, यानी धार्मिक अवस्था की इकाई क्या होगी, वैज्ञानिक अवस्था की इकाई क्या होगी और तात्विक अवस्था की क्या इकाई होगी। जैसे वैज्ञानिक अवस्था में उन्होंने मानवता को इकाई माना, वैसे धार्मिक अवस्था में किसको माना, तात्विक अवस्था में किसको माना, ये हमारे चंद्रा परिवार के जो बच्चे होंगे वो इसका आंसर दें। और जो अन्य मित्र बंधु हैं उनसे भी अपेक्षा है कि वो भी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए इसका आंसर देने की कोशिश करें। चलिए, अभी इसका उत्तर फिलहाल मैं बताऊंगा नहीं, जब आप हमारे संपर्क में पुनः आएंगे तब हम उसका उत्तर आपको देंगे। तीन तरह के आर्डर की भी बात उन्होंने की और तीन तरह की इकाइयों की भी बात की है। हमने सिर्फ एक इकाई को आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? यहीं पर इस प्रश्न का एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है, वो है मैकाइवर पेज। जहाँ किसी ने ना बोला हो वहाँ ये व्यक्ति जरूर बोलेगा। तो बोलने की बीमारी है, समझ लीजिए। क्या कहता है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, न कि संस्थाओं के। हो सकता है स्टेटमेंट थोड़ा और इधर उधर हो, लेकिन भावार्थ यही है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यद्यपि इनकी हर जगह के इस तरह के स्टेटमेंट से हम क्या सहमत नहीं हैं। जैसे ये जेल को कह देते हैं समुदाय, इनका अपना विजन है, लेकिन यहाँ फिलहाल हम इनके इस मत से सहमत हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इसमें सदस्यता नहीं होती है। अब जब हम इस मत से सहमत हो गए हैं, यहाँ प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं वो किसी व्यक्ति की बात नहीं करती। संस्था जो होती है, जो इंस्टीट्यूशन होता है, वह क्या होती है? संस्था कार्य प्रणाली एवं रीतियों की बात करती है, तो ये वर्क प्रोसीजर को व्यक्त करती है। देखिए, कोई भी जो मनुष्य होता है, हर मनुष्य के जीवन को अगर देखें, मनुष्य के जीवन में दो तरह की आवश्यकताएं होती हैं। एक होती है मौलिक आवश्यकताएं और दूसरा होता है उसके बाद वाली। जो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, जो बेसिक जरूरतों को पूरा करती हैं, तो जो संस्थाएं होती हैं वो मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है। जो दूसरे दर्जे की आवश्यकताएं होती हैं, यानी उसको अगर ना भी पूरा किया जाए तो काम चल जाएगा, तो जो दूसरे दर्जे की आवश्यकताएं होती हैं वो समितियों के माध्यम से किया जाता है। तो इस रूप में भी आप समझते रहिएगा। तो संस्थाएं जो होती हैं हमेशा
अमूर्त होती हैं। क्या होती हैं? अमूर्त होती हैं। इनके अपने कुछ सिंबल्स होते हैं, इनके अपने कुछ सिंबल्स होते हैं। और जो समितियां होती हैं वो क्या होती हैं? मूर्त होती हैं। हम इनके सदस्य होते हैं, हम इनके सदस्य होते हैं। लेकिन ये हमारी इच्छा पर है कि हम किसी समिति का सदस्य बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। जब हम चाहें तब छोड़ सकते हैं। समुदाय क्या है? जब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में कोई जनसंख्या निवास करे और उनके लोगों में हम की भावना हो, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अतिरिक्त भी कुछ और बातें होती हैं जो समुदाय होने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम समुदाय की बात करें, समुदाय की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, देखिए 3 बातें हैं जो इसके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है समूह होना चाहिए, दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए, और तीसरी बात है हम की भावना, बी फीलिंग, यानी एक ग्रुप का होना कंपलसरी है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल यानी फिक्स्ड टेरिटोरियल एरिया, और बी फीलिंग। लेकिन सिर्फ यही 3 हो जाने मात्र से समूह का निर्माण, समुदाय का निर्माण नहीं हो जाता, बल्कि उसके अतिरिक्त भी तमाम ढेर सारी बातें भी इस समुदाय के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे पूर्ण आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, ठीक, या इसी को पूर्ण आत्मनिर्भरता भी कह देते हैं। प्राथमिक संबंधों का बोलबाला, प्राथमिक संबंधों का बोलबाला, प्रकृति से निकटता, प्रकृति से निकटता, संबंधों में अनौपचारिकता, ठीक, और जीवन की लगभग सभी आवश्यकताओं को अपने उसी समूह से पूरा करना, समांगता, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ये सारी बातें जो होती हैं ये भी पाई जाती हैं। इनका अपना एक विशिष्ट नाम भी होगा, विशिष्ट नाम होगा, सामान्य जीवन शैली होगी, यानी इसमें जितने लोग होंगे उन सब की जीवन शैली कमोबेश एक दूसरे के समान भी होगी। तो ये सारी बातें जो होती हैं किसी भी समूह में पाई जाती हैं। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपको मिल गया होगा। किसमें सदस्यता नहीं होती, बात को याद रखिएगा। तो सदस्यता जो होती है संस्था में नहीं होती है। इसके पश्चात हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में मूल्यों के समाजशास्त्र की अवधारणा किसके द्वारा विकसित हुई? एक नाम देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी भूमिका के, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप अपने सारे मित्रों को हमारा ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, जरूर शेयर। जब आपकी संख्या होती है तो मनोबल अपने आप बढ़ जाता है, और कल पुनः हम आपके सम्मुख और अद्भुत प्रश्नों को श्रृंखला लेकर के आएंगे और इससे भी अधिक धमाकेदार जानकारियां आपको देंगे। और मेरा यह वादा है कि जैसे आपका ये 100 प्रश्न पूरा होगा, 100% जैसे ही पूरा होगा ना, आपको लगेगा कि आपने पूरे समाजशास्त्र के सिलेबस को ही रिवाइज कर लिया। इसलिए आप बने रहिएगा, जाइएगा नहीं,
सोमवार, समय याद रखिएगा, मंडे को शाम 5 बजे से 7 बजे पुनः हम आपसे लाइव होंगे, मुखातिब होंगे। तो आप पूरे जोश के साथ एकदम 5 बजे आप आइएगा और 5 से 7 यानी पुनः 2 घंटे की ये अद्भुत श्रृंखला आपके साथ। ये समझ लीजिए कि नवरात्रि का आपके लिए एक भंडारा है सोमवार को, जो 5 से 7 बजे इस YouTube चैनल पर होगा। तो आप उस भंडारे में ज़रूर आइएगा, ठीक। तो आज फिलहाल हम इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर रोक रहे हैं, राधा कमल मुखर्जी। लेकिन और बाकी ढेर सारी जानकारियाँ आपको पुनः हम सोमवार को देंगे। नमस्कार, थैंक यू।